सो नीट 2024 इज ओवर नाउ और कुछ एग्जाम जैसे कि IPU CET का रिजल्ट भी आ चुका है। आप में से कुछ लोगों का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी 12th क्लास में आए हैं जो इस साल नीट का एग्जाम पहली बार देने की सोच रहे हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट गाइड फॉर ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि इस साल मैंने जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए थे, जो अभी रिजल्ट आया है IPU CET का, उसमें बी फार्मा के एग्जाम में सभी का रैंक लेस देन 500 है और नीट का रिजल्ट अभी अवेटेड है एंड वी ऑल आर हाईली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ बिकॉज मैं पिछले 8 साल से लगातार बच्चों को गाइड करता हुआ आ रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमने निकाले हुए हैं एंड बहुत प्रैक्टिकल और बिल्कुल अल्टीमेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा एंड आई प्रॉमिस यू अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करो, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग दैट 700 प्लस मार्क्स इन द नीट 2025। सो बिना किसी टाइम पास के सीधा चलना। देखो भाई, अब ये सब तो तुम्हें पता ही है कि पहले सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आता है, उसमें से 5 छोड़ने होते हैं। ये सारी चीजें PDF मिल जाएगी, उसमें देख लेना। मेन चीज है ये, हमें जो रैंक लेकर आनी है, रैंक इसके अकॉर्डिंग लेकर आनी है। हमें चाहिए ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास 54,278 सीट्स थी, मतलब समथिंग अबाउट 55 के सीट्स आप लगाओ कि हमारे पास 55,000 सीट है, मतलब हमें चाहिए 55,000 के आसपास की रैंक। तो 55,000 के आसपास की रैंक का मतलब हम इस वाली रेंज के अंदर लाई करेंगे और यहाँ पर इसको भी छोड़ दो, इससे ऊपर ही जाओ बिकॉज हम मिनिमम अपनी तरफ से तो मिनिमम रैंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स का ही सोचना चाहिए हमें। तो ये हमारे पास एक सेफ रेंज है, तो 570 प्लस इज योर सेफ स्कोर। इतना आपको स्कोर करना ही पड़ेगा टू गेट ए गुड कॉलेज, ए गुड गवर्नमेंट कॉलेज इन MBBS या फिर BDS में कहीं पर आप लैंड कर जाओगे, बिकॉज ये तो प्राइवेट में लाकर है, ये वाली सीट्स प्राइवेट में लाकर है। यहाँ पर मैं आपको गवर्नमेंट की गारंटी नहीं दे सकते इन 570 मार्क्स, बट आप BDS गवर्नमेंट में लैंड कर जाओगे या फिर आप आयुष में, मतलब या आप BAMS आयुर्वेदिक या फिर BHMS होम्योपैथी मेडिसिन, इनमें कहीं पर लैंड कर सकते हो। वेटरनरी साइंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए 603 सीट्स हैं और वो तो जनरली बहुत ही कम लोग होते हैं, वही करते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिसको ड्रॉप में लेना होता है वो कर लेता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो करते हैं। तो ये मेन स्कोर है, आपको इस चीज़ पर टारगेट करना है और आपको ये सेफ स्कोर लेके चलना है। अपने दिमाग में इतना ठान लो कि भाई 600 प्लस लेकर ही आने हैं मिनिमम, और ये सोच के चलो कि भाई 720 आउट ऑफ 720 में इस साल स्कोर करूंगा। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि हाँ भैया मैं इस बार इस सेशन में नीट 2025 में 720 में से 720 लाके ही रहूंगा। जस्ट टू मेक योरसेल्फ श्योर कि आप लेकर आओगे, जस्ट टू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दिस थिंग कि आप 720 में से 720 लेकर आओगे, आप उस कैपेबल हो। नाउ आई होप आपने कमेंट किया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पेपर पैटर्न के हिसाब से पेपर जो पिछले साल आया है उसके हिसाब से इतना ऐसे इजी पोर्शन होता है। बायो में 40% इजी आता है, केमिस्ट्री 54% इजी होती है और फिजिक्स 64% इजी। इजी होने का मतलब होता है कि ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक टॉपिक से उठाकर आपको दिए ही जाते हैं। जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है वो मैंने मीडियम के अंदर उठा के डाला है। तो इजी और मीडियम, मैं आपसे टफ करने की नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप इजी और मीडियम को देखो तो 53% है, 36%, ये मिलाकर आपका 89% हिस्सा बन रहा है, बचा 11% ही टफ है। सिर्फ 11% पोर्शन ही टफ आ रहा है नीट के अंदर, 89% पोर्शन इज मीडियम प्लस इजी। मार्क्स उठा के देखो तो एवरेज, इजी और मीडियम मार्क्स इज दिस। इजी इतना आता है, मीडियम इतना आ रहा है, एवरेज ऑन एन एवरेज, एंड इजी प्लस मीडियम मार्क्स नीट 2024 इस साल का जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग इतना आया है। ये कितना हो गया हमारे पास 636 मार्क्स, ठीक है, और ये कितना हो गया आपके पास 648 मार्क्स। ऑन एन एवरेज हम 650 के आसपास तो पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इजी और मीडियम को कर रहे हैं। हमने हार्ड वाला पोर्शन टच ही नहीं करा, हमने सिर्फ इजी और मीडियम करा और हम 680 के आसपास पहुंच रहे हैं, 650 के आसपास पहुंच रहे हैं, सॉरी। बट मेन चीज आती है अब 650 से 750 कैसे जाएं। हाउ आर वी गोइंग टू गो फ्रॉम इजी और मीडियम वाला पोर्शन से अब टफ वाला पोर्शन भी करना है, 700 तक कैसे पहुंचना है। द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू स्कोर 700 प्लस मार्क्स इन नीट 2025। अब इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को कैटेगराइज करना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप लेवल 0 पर हैं, 1 पे हैं, 2 पर हैं। लेवल 0 का मतलब आप CBSE के अंदर 60% से कम स्कोर कर रहे हैं अभी, तो नीट को छोड़ो, आप पहले अपना बेसिक बनाने को सोचो। आप ये सोचो कि आप अच्छे से
सीबीएसई के अंदर कैसे स्कोर कर सकते हैं, जो सीबीएसई वाला जो बेस है आप उसको अच्छे से बिल्ड कैसे कर सकते हैं। देन 60 to 70% अगर आप स्कोर कर रहे हैं सीबीएसई में तो आप लेवल 1 पर हैं, यू कैन थिंक ऑफ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट। एंड इफ आप 75% या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं इन सीबीएसई तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट। आप बहुत अच्छे से उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आपके बेसिक्स काफी क्लियर है और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर है, आप आगे बढ़ो। एंड any of the 3 cases I am here to provide mentorship for you। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अप्रोच कर सकते हैं मुझे, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी मुझे अप्रोच करो। आई एम देयर टू प्रोवाइड फ्री मेंटरशिप टू, आई एम देयर विद द पेड कोर्सेज टू, आई एम देयर। अगर आप आओ ऑफलाइन मुझसे मिलो, दिल्ली पार्लम में हमारा इंस्टीट्यूट है, आई एम देयर फॉर यू इन एनी वे दैट आई कैन। ठीक है, चलो जी। दूसरी चीज, जब आपने ये देख लिया कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो, अभी आप अभी के लिए लेवल 0 पर 1 या 2 पर है, तो अब हम पूरे साल का टारगेट बना लेते हैं अपना। अब मेरा पूरा टारगेट ये है कि हमें सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या है जी? अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि जो जो चीजें हमें पढ़नी है एक बारी करके हम उसको सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब होता है अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना, सिर्फ पढ़ना सिलेबस कंप्लीशन नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे से हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना है अक्टूबर तक। अक्टूबर तक नहीं हो पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नवंबर का बफर टाइम दे दिया। बफर टाइम का मतलब यहाँ पे कुछ रह जाए, कोई बैकलॉग हो गया, कोई टॉपिक रह गया, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो नवंबर है, नवंबर का बफर टाइम है। टारगेट अक्टूबर है, टारगेट है अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, बट अगर अक्टूबर तक नहीं हुआ तो चिंता वाली बात नहीं। नवंबर का टाइम हमने रिवीजन के लिए नहीं छोड़ा, हमने इसलिए छोड़ा है कि अगर कुछ रह जाए तो उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लें, अगर कोई बैकलॉग बच जाए तो उसको कंप्लीट कर लें, कुछ चीजें ऐसी रह जाए जिसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई उसको यहाँ पे कर लें, उसके लिए नवंबर का टाइम हमने छोड़ा हुआ है। देन जैसे ही नवंबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अब जहाँ पर देखो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपको खुद प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को चीजों को अप्रोच कैसे तरीके से करना है। इफ आप खुद से नहीं कर सकते आप अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, आप मुझसे मैसेज कीजिए, आई एम देयर टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी। आप मुझे मैसेज करोगे, आप या तो कमेंट करो या फिर आप मुझे मेल करो या फिर आप जाओ हमारी वेबसाइट पे, वहां से मुझे रीच करो, इंस्टाग्राम पेज पे जाकर रीच करो, कैसे भी रीच करो, आप मुझे रीच करोगे, मैं आपको एक ब्रीफिंग दे सकता हूँ। प्लान एग्जैक्ट आपको खुद बनाना ही पड़ेगा, कोई भी टीचर आपको एग्जैक्ट प्लान नहीं बना के दे सकता, आपको अपना प्लान खुद बनाना पड़ेगा। मैं ब्रीफिंग आपको दे दूंगा कि भाई ये कर लो आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट करने का प्लान खुद बनाना पड़ेगा अपने लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप लेवल 2 पर हैं तो अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप जा सकते हैं, अगर आप लेवल 0 पर हैं तो बेस बिल्डिंग के साथ साथ आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। देन जैसे ही आप दिसंबर में एंटर करेंगे तो हम अपना रिविजन चालू कर देंगे और मॉक टेस्ट देने लग जाएंगे। फर्स्ट रिविजन यहाँ पर हम कर रहे होंगे और 15 दिन, हर 15 दिन, दिसंबर से 15 जनवरी, मतलब 15 दिसंबर, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर ईयर एंड पर भी, एंड 15 जनवरी, यहाँ पर आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं। इस टाइम पीरियड में आपको टोटल 3 मॉक टेस्ट देने होंगे। ठीक है, रिवीजन अब देखो, रिवीजन 1, 2, 3, 4 बार रिवीजन हो रही है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस साल पेपर दिया है ना वो जानते हैं, वो जानते होंगे, उन्हें समझ आ गया होगा कि भाई रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इस टेस्ट के अंदर। आप जितनी बार चीजों को पढ़ोगे उतनी बार आपको नई नई चीजें मिलेंगी, उतनी बार आपको नए नए कंसेप्ट समझ आएंगे और उतनी ज्यादा पकड़ आपकी बनेगी अपने बेसिक्स, अपने टॉपिक्स के ऊपर। देन जब हम यहाँ से निकलेंगे आगे बढ़ेंगे तो 15 जनवरी से लेकर फरवरी एंड तक, बेसिकली इट्स मार्च एक्चुअली, तो फरवरी से लेकर मार्च तक, 15 जनवरी से लेकर मार्च तक हम अपने सेकंड रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, वीकली कर देंगे। अभी जो हम 15 दिन में दे रहे थे फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे। देन मार्च में और अप्रैल में, पूरे मार्च में पूरे अप्रैल में 3rd और 4th रिवीजन होगा, एक मार्च में और एक अप्रैल में, और 3 दिन या फिर वीकली। मार्च में आप 3 दिन भी कर सकते हो, देन अप्रैल में वीकली, मतलब मार्च में आप वीकली कर सकते हो और अप्रैल में आप 3 दिन पर लगातार मॉक टेस्ट देते जा सकते हो। जो लोग अभी 12th में हैं उनके मार्च में बोर्ड होंगे, फेब में बोर्ड होंगे, तो उसके लिए ये सेकंड रिवीजन आपके 15 जन से लेकर 30 जन के बीच में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उसकी तैयारी होगी, तो ये सेकंड रिवीजन थोड़ा हिंडर होगा। तो सेकंड और थर्ड रिवीजन के बीच में से आपको एक ही रिवीजन करने का टाइम मिलेगा ड्यू टू योर बोर्ड, ड्यू टू योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स।
तो इनमें से एक रिवीजन करो, वो भी सफिशिएंट है। 4 बार की जगह आपका टोटल रिवीजन 3 बार हो जाएगा। बट यहाँ तक एटलीस्ट ये वाला पोर्शन अपना पूरा करके चलो, ताकि आगे आपको पता है कि दिक्कत आने वाली है, टाइम कम मिलने वाला है, तो वो वाली दिक्कत हम पहले से ही एलिमिनेट करके चलें। टोटल रिवीजन 3 बार हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ एक टू डू लिस्ट आपको बनानी है, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना। मैं हर बार हर बच्चे से यही कहता हूँ, अपना टाइम टेबल मत बनाओ। डू नॉट मेक अ टाइम टेबल, मेक अ टू डू लिस्ट। टाइम टेबल आपने बहुत बार बनाए हैं, बचपन से लेकर आज तक कई बार बनाए होंगे, और हर बार वो टाइम टेबल यूं ही रह जाता है। वो एक पेपर होता है जो कि वेस्ट हो जाता है, और कुछ टाइम बाद उसको कबाड़ी में फेंक देते हो या फिर फाड़ के फेंक देते हो। तो एक टू डू लिस्ट बनाओ। आप ये लिखो कि मेरे को दिन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको दिन में 5 घंटे पढ़ना है, तो डोंट मेक योर टू डू लिस्ट कि मेरे को भाई 4 से लेकर 5 तक मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, 5 से लेकर 6 तक मेरे को बायोलॉजी पढ़नी है, और 6 से लेकर 7 तक मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है, 7 से 10 बजे तक मेरी क्लास होगी, तो ये मेरा पूरा टाइम टेबल चल जाएगा। ये मत करो, ये नहीं करना। करना क्या है आपको कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। आपको ये देखना है कि मेरे को दिन का अगर मेरे को 3 घंटे भी देने हैं, तो मेरे को 1 घंटा फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री का, 1 घंटा बायोलॉजी का पढ़ने के लिए देना है। 1 घंटा कब मिलेगा वो आप देखो। यू कैन स्लीप, अगर आपको यू कैन फॉल इन, आपको कभी भी दिन में नींद आ सकती है, आलस आ सकता है, इट्स रियली वेरी नॉर्मल। आपको कभी इमरजेंसी से बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं कोई घर में शादी हो जाएगी, कहीं कोई रिलेटिव भी जाना पड़ जाएगा, त्योहार आ रहे हैं बीच में, तो चीजें डिस्टर्ब होती हैं। आपको अपना जो टू डू लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही सेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अलग अलग वेरिएबल टाइम पे डेली पढ़ो। अगर डेली एक ही टाइम पे पढ़ोगे तो उससे आपका फोकस इंक्रीज होगा, आपके माइंड को पता चलेगा कि हाँ डेली इसी टाइम पे बहुत अपने मैक्सिमम लेवल पे काम करना है। बट अगर स्ट्रिक्टली यही लेके चलोगे ना, मेरे को इसी टाइम पे पढ़ना है, इसके अलावा मैं नहीं पढ़ूंगा, तो वो काम नहीं करने वाला। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेली वेरी कर सकते हो टाइम, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट बनाओ कि मेरे को दिन में इतना इतना काम करना है। सिर्फ सोने का और जगने का टाइम फिक्स होना चाहिए, दिमाग को ये पता होना चाहिए कि भाई इस टाइम पे रेस्ट करना है, बाकी पूरा दिन काम करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, लगातार कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ काम करते चले जाना है। स्टडी टाइम को बढ़ाना है ग्रेजुअली, क्योंकि अभी से अगर आप 10 घंटे पढ़ने लगोगे तो बोर हो जाओगे, आगे चलते चलते थक जाओगे। इंसान हो इतना नहीं पॉसिबल। स्प्रिंट में नहीं भागना, मैराथन में भागना है। यहां से लेकर अगला महीना 1 साल पढ़ा है पूरा का पूरा, आप कंटिन्यूसली 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, यहां से लेकर आगे 10 घंटे रोज पढ़ना इज इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट डू इट। आज से 4 घंटे से चालू करो, और इस 4 घंटे को वीकली 5-5, 10-10 मिनट बढ़ाते चले जाओ, और फिर आप जाकर अगले मार्च या अप्रैल तक 10 घंटे पर पहुंच जाओगे। और उसी टाइम हमें 10 घंटे देने हैं। अप्रैल से पहले 10 घंटे देकर इतना ज्यादा पर्पस आपका सॉल्व नहीं होगा। अप्रैल में 10 घंटे देने हैं, उससे पहले बोर नहीं होना, उससे पहले उस पूरे फेज को एंजॉय करना। और एंजॉय जब आप कर पाओगे, जब आप उससे बोर ना हो, आप खुद को ओवरबर्डन ना करो। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि खुद को ओवरबर्डन नहीं करना, प्रोसेस को एंजॉय करते हुए चले जाना है, स्टडी को एंजॉय करना है, और लगातार लगे रहना है मैराथन के जैसे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाना है। 7 से 8 घंटे सोना है। 7 घंटे अगर रात को सो रहे हो तो 1 घंटा दिन में सो जाओ, या फिर 8 घंटे एक साथ रात को सो लो। बस 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, ठीक है। एक्सरसाइज डेली की डेली ही करनी है। इससे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और इससे आप ज्यादा अच्छे से कोई भी काम कर पाओगे। स्टडी टाइम को डिवाइड कर दो 3 स्लॉट के अंदर, एक सेल्फ स्टडी का, एक क्लास से पहले और एक क्लास के बाद। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने टोटल टाइम यहाँ पर 8 घंटे का लिया है, ठीक है, तो 8 घंटे के हिसाब से मैंने क्या करा, मैंने 4 घंटे सेल्फ स्टडी को दिए, 1.5 से 2 घंटा क्लास से पहले और 1.5 से 2 घंटा क्लास के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो कि आज हमारी क्लास थी और मैंने आपको पढ़ाया 4 से लेकर 7 बजे तक, ठीक है। 7 बजे आप घर गए, नहाया धोया, खाया पिया, 8:30 बजे आप पढ़ने बैठे, तो 8:30 से लेकर 10 या 10:30 तक आप वो वाली चीजें पढ़ो जो मैंने आज आपको क्लास में कराई है। जो आज क्लास में हुआ है उसे करो, और अच्छे से करो। आफ्टर क्लास हो गया, ठीक है। देन कल 4 बजे क्लास में आने से पहले आप एक सेशन लगाओ, ये वाला, और इस सेशन में आप वो सारी चीजें वापसी करो जो मैंने आज वाले दिन आपको कराई थी। तो एक बार मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, वो हो गया कवर। देन आपने क्लास से घर जाते ही उसको रिवाइज किया, एंड देन अगले दिन क्लास में आने से पहले आपने फिर उस चीज को पढ़ा, बिकॉज अगले दिन तो मैं रिलेटेड चीजें कराऊंगा ना। ये थोड़ी कि मैं आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी कराई और अगले दिन मैं ऑप्टिक्स करा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं चलता कभी भी। तो हमेशा चीजें रिलेट होती ही आएंगी अगले दिन। और एक चीज को आप 3 बार पढ़ रहे हो, कैसे नहीं याद होगा वो आप मेरे को बताओ।
पॉसिबल ही नहीं ना याद ना हो ना उसका, तो होगा, अच्छे से याद हो जाएगा आपको, उसको 3 बार अच्छे से पढ़ लो आप। एंड देन जो बचा कुचा टाइम है आपके पास घर में, उसके अंदर 4 घंटे की सेल्फ स्टडी लगाओ। अगेन आई एम सेइंग 8 घंटा बहुत इनफ है आपके फाइनल तक के लिए। अभी वाला टाइम 4 घंटे का रखो, देन धीरे धीरे इसको 8 घंटे या 10 घंटे तक लेके जाओ। अभी 4 घंटा है, वही से शुरू करो, 4 घंटे से ही शुरू करो। बात रही स्टडी मटेरियल की, तो ब्रूस ली ने कहा था मेरे को उस आदमी से डर नहीं लगता जो जिसको 10,000 अलग अलग किक्स आती है, मेरे को उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करी है। मतलब कि आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करके चलना है, आपको लगातार अनेकों चीजों पर नहीं जाना। 50 बुक्स से सारे इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो हार्ड किसी के भी नहीं कर पाओगे। अब स्टडी मटेरियल तो आपके पास ये रहा, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, इसमें से आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको क्लासीफाई करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग। लेवल के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, 0 पर हो तो ये करो, 1 पर हो तो ये करो, 2 पे हो तो ये करो, 0 1 2 0 1 2 सबके अंदर लिख दिया। आप करना क्या है देखो, प्रदीप और एसएलआर या फिर सीबीएसई के पीवाईक्यूज कर लो। अगर आप लेवल 0 पर हो तो 0 लेवल पे होने से क्या होता है, यहाँ से आपका बेस बनेगा, आपको थोड़ा बेसिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप लेवल 1 पर हो तो कोचिंग के मटेरियल हो, जहां पर भी आप जा रहे हो नीट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। और अगर आप लेवल 2 पर हो तो जेई के पीवाईक्यूज करो। जेई के सारे पीवाईक्यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ 2014 या फिर 13 तक और इससे पहले वाले ही पीवाईक्यूज करो। इसके बाद वाले पीवाईक्यूज आर इररिलेवेंट फॉर नीट। इससे पहले वाले पीवाईक्यूज आर कंपैरेटिवली इजी, वो आप कर सकते हो। जेई के पीवाईक्यूज 2014 से पहले वाले करो। अरिहंत करने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। एनसीईआरटी करनी जरूरी, ठीक है। अभी तक मैं बच्चों को नहीं बोल रहा था एनसीईआरटी करो, लेकिन थोड़ा पेपर थ्योरी बेस्ड आ रहा है, थोड़ा ज्यादा आ रहा है, बट एनसीईआरटी लेवल 0 वाला मैंने लिख दिया, लेवल 0 पे आपको समझ ही नहीं आएगी। एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लेक्स है फिजिक्स की, इसको आप लेवल 2 पर पहुंच जाओ ना जब भी पढ़ना, लेवल 0 पर मत करना। लेवल 0 पे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे फिजिक्स की, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो, लेवल 0 से शुरू करो, देन कोचिंग का मटेरियल करो, नीट के पीवाईक्यूज, अगेन जेईई के पीवाईक्यूज 2014 से पहले वाले ही करना, नए वाले मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना लेवल हमें नहीं चाहिए। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट चाहो तो कर सकते हो, जरूरी नहीं है अरिहंत मत ही करना। एनसीईआरटी से ही शुरू करना, और एनसीईआरटी तो भगवान है, लेवल 0 पर हो, 1 पर हो, 2 पर हो, एनसीईआरटी ही पढ़नी है भाई बायोलॉजी के अंदर, तो और कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। सीबीएसई की पीवाईक्यूज अगेन बेस बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, लेवल 0 पर हो तो वहीं से शुरू करो। देन कोचिंग का मटेरियल तो करना ही है, वो तो मस्ट ही है। एंड देन नीट के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। फिंगर टिप्स करना, सबसे सबसे अच्छी बुक है फिंगर टिप्स फॉर बायोलॉजी की प्रिपरेशन नीट के लिए। देन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करें तो देखो ये चीजें आपको करनी है। बायोलॉजी के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो लेक्चर देखो टीचर का, जिससे भी आप कर रहे हो। अच्छा टीचर वो होगा जो आपको लेक्चर के अंदर काफी ज्यादा थ्योरी कवर करवा देगा। उसके आगे आपको सिर्फ घर जाकर बुक पढ़नी है और अपने नोट्स बनाने हैं, आपकी थ्योरी वहीं पर कंप्लीट हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी थ्योरी के अंदर। एनसीईआरटी ही पढ़नी है रिवीजन करने के लिए। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे एनसीईआरटी के अंदर नोट करना पेंसिल का इस्तेमाल करके। क्यों? क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो, 10 बार पढ़ोगे उसको, तो बार बार पढ़ने से क्या होता है ना, आपको लगता है कि ये बहुत इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने लिख ली, तो उसको हटा दो। साथ के साथ उसको रिमूव कर सकते हो अगर आप पेंसिल से लगाओगे, या फिर स्टिकी नोट्स लगा लो, उसको भी रिमूव कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि आप एग्जाम दे रहे हो। मतलब एक नोटबुक बना लो जहां पर आपने नंबर लिख लिए, या एक ओएमआर बुक खरीद के ले आओ, उसके अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करो। अपने आप को टाइम बाउंड करो कि एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर करना है, उस माइंड सेट के साथ क्वेश्चंस को अप्रोच करो। एनसीईआरटी बेस्ड बुक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाहर एमए कोई सी भी बुक नहीं उठानी, और क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलो। मार्क क्या करना है कि कोई क्वेश्चन आपने किया, आपको नहीं आया, आपको समझ ही नहीं आया, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, आपको क्वेश्चन आता था बट आपने कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर दी उसके अंदर, आप क्वेश्चन को आप इग्नोर करके चले गए, आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा अच्छे से, ऐसी कोई भी चीज हो, या फिर आपने क्वेश्चन कर लिया, आपने गलत करा, या फिर आपने क्वेश्चन करा और आपको ये लगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इन एनी केस आप उस क्वेश्चन को एक स्टार मार्क कर दो, ठीक है। आगे बढ़ो, रिवाइज अगेन एंड देन मूव अहेड। फिजिक्स के लिए टीचर इज अ मस्ट एंड द मोस्ट नेसेसरी। कोई सी भी बुक आपको इतनी हेल्प नहीं कर सकती जितना फिजिक्स के अंदर एक अच्छा टीचर आपको हेल्प कर सकता है। बिकॉज एक अच्छा टीचर वो होगा जो आपको अच्छे से समझा सके, एक अच्छा टीचर वो होगा जो आपको अच्छे से समझा सके इन वेरी लेस टाइम।
ठीक है। यूट्यूब के ऊपर देखो आप तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स भी हैं, 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर हैं, वो वन शॉट करा रहे हैं 3-4 घंटे में, लेकिन ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जो 3-4 घंटे में करा सके। मैं अगर ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, एक चैप्टर करा रहा हूँ मैं एक शॉट में, तो मैं हमेशा उसको 1 घंटे से कम में रखने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बहुत हो जाता है कि 1 घंटे से ऊपर चला जाए, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वो 1 घंटे से कम में कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे से ज्यादा टाइम मुझे ना लगे, क्योंकि उतना टाइम फिर मेरा भी जा रहा है और बच्चों का भी जा रहा है, और बच्चों के लिए इतना ज्यादा टाइम देना इज रियली बहुत बड़ी बेवकूफी। तो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस देखो, लॉन्ग अपने टीचिंग सेशंस कभी मत देखो। वो टीचर बेकार है जो 3-3 4-4 घंटे की वीडियो डाल रहा है, उसको इग्नोर करो, कोई और टीचर देखो। यूट्यूब भरा पड़ा है इन सारे लेक्चर से, और आप कोचिंग तो जा ही रहे होगे, तो वहां पर उसके लेक्चर्स देखो, देन उसके नोट्स बनाओ। जब नोट्स बन गए, रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन करो पहले क्लास वाले जो आपको क्लास में क्वेश्चन कराए गए, अच्छे से खुद को समझाते हुए वो क्वेश्चन सॉल्व करो, और सॉल्व विदाउट लिंकिंग विद द क्वेश्चन, मतलब जो क्लास में हुआ उसके सॉल्यूशन देखे बिना खुद उसको अच्छे से सॉल्व करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, और अगेन यहाँ पर भी क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलना है, जो अब मैंने आपको जैसे पहले बताया वैसे ही क्वेश्चन को मार्क करना है, रिवाइज करो, और शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट उसके बाद बनाओ। पहले एक लंबे नोट्स बनाए, क्वेश्चन को सॉल्व किया क्लास वाले, देन दूसरी बुक से, जिस भी बुक से आप सॉल्व कर रहे हो उससे करें, चाहे कोचिंग का मटेरियल है चाहे पीवाईक्यूज है, उससे सॉल्व किया। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट बनाओ। शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बहुत बेकार चीज है, ऐसी बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं होती। फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूला शीट बनाने पे ध्यान देना। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में पहले ये अपने टीचर का लेक्चर देखो, देन उसके नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल की एनसीईआरटी भले ही मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन जैसे आप एग्जाम के अंदर करते हो वैसे ही करो, किसी भी बुक से करो, एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन को मार्क करो जैसे कि पहले बताया, रिवाइज अगेन, और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिजिकल के लिए उसकी फॉर्मूला शीट बनाओ। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे दैट्स गुड टू, कोई ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता। बट केमिस्ट्री के अंदर एक और ध्यान देने वाली चीज ये है कि उसके 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल तो वैसे की वैसी करो जैसे मैंने फिजिक्स में आपको बताया, इनऑर्गेनिक वैसी करो जैसे मैंने बायोलॉजी आपको बताई। ऑर्गेनिक के अंदर ना बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिएक्शन है जो आपको याद करने होते हैं, तो आप याद मत करो, रट्टा मत मारो उसको। 2 चीजें करो, पहला तो सारी की सारी रिएक्शंस को एक जगह लिख लो। अब ये तो दरअसल कोचिंग वालों को करना चाहिए, मतलब मैंने तो सभी बच्चों को दे रखा है एक फॉर्मूला चीट शीट, एक रिएक्शन चीट शीट दे रखी है, सारे के सारे रिएक्शंस एक पीडीएफ में बनाकर मैंने सारे बच्चों को दे रखे हैं कि यहाँ से सारे रिएक्शंस आप देख सकते हो। तो रिएक्शन की एक चीट शीट बना लो। दूसरा क्या करो कि रट्टा मारने के बजाय ना अपने नोट्स एक साथ रख लो, अपने सारे रिएक्शन जहाँ पर आपने लिखे हैं वो अपने पास रखो, एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, रिएक्शन वहीं से देखते जाओ, आपको उसी से रिएक्शन याद होगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन रट्टा मारने से बहुत बेटर है ये। इसी तरीके से आप अच्छे से ऑर्गेनिक पे अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हो। ये 2 चीजें करो यहाँ पर, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ो, रिएक्शन की चीट शीट बनाओ, ओके। देन टेस्ट देना। अब टेस्ट जब भी आप दो तो टेस्ट से पहले सिर्फ अपने नोट्स पढ़ो जो आपने बनाए हैं, लॉन्ग नोट्स, एंड जो क्वेश्चन आपने मार्क करे थे ना अभी, जो मैंने मार्क करने को बोले थे जिस तरीके से, वैसे वाले सिर्फ वही क्वेश्चंस करो। अब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे कोई मर जाता है तो उसके बाद 3 दिन बहुत जरूरी होते हैं, तो टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो भाई आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो टेस्ट के बाद क्या करना है कि आपने देखना है कि भाई कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं था, आता था बट आप कर नहीं पाए उसको, या फिर आपने करा बट उसके अंदर कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर दी, इस वजह से गलत हुआ। आपने छोड़ा तो आता था या हुआ नहीं, और आपने करा और गलत हो गया तो उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक करी है आपने। इन चीजों को आपको फिर एक मिस्टेक बुक के अंदर, एक एनालिसिस बुक के अंदर नोट करना है। ट्रस्ट मी, दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्टूडेंट मेरे जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम दिया है, जिन्होंने एनालिसिस नोटबुक नहीं बनाई थी, वो बहुत रिग्रेट भी कर रहे थे इस बार, और वो मेरे से बहुत डांट भी खा रहे थे एट दी एंड, बिकॉज अगर आपने 10 या 20 टेस्ट दे दिए, आप क्या 20 में टेस्ट पे पहुंचने के बाद ये याद रख सकते हो कि मैंने पहले टेस्ट में क्या गलती करी? ऑब्वियसली नॉट, है ना, क्योंकि वो पहला टेस्ट तो हुआ था 2-3 महीने पहले। अब आपको क्या याद रहेगा उसके अंदर क्या गलती करी? वो गलती याद रखने के लिए मिस्टेक नोटबुक है, ताकि आपको ये बता रहे कि मैंने क्या गलती करी थी और अब ये गलती वापसी मेरे को रिपीट नहीं करनी। इसके लिए एनालिसिस या मिस्टेक नोटबुक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बैकलॉग। बैकलॉग अगर रह जाए तो जो ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है उससे करो।
हालांकि हमने बफर टाइम दिया था, बैकलॉग रहना नहीं चाहिए अब तक भी, बट अगर जो ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वो करो। ये ध्यान रखो कि कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बड़ा चैप्टर उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, जो छोटा चैप्टर उससे कम क्वेश्चन आता है, तो बड़े चैप्टर से शुरू करो। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी अब। अगर बैकलॉग अभी भी रह रहा है ना मॉक टेस्ट करते हुए भी, तो बहुत ज्यादा उसकी थ्योरी मत करो, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाओ। पीवाईक्यूज करो, उसके पीवाईक्यूज करने से पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके फॉर्मूले बनाओ और फॉर्मूला शीट बनाओ। ठीक है। प्रैक्टिस को बढ़ाओ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा थ्योरी को पढ़ोगे बायोलॉजी के अंदर, उतना ज्यादा आप उस पर ग्रेस्प कर पाओगे, उतना ज्यादा कंसेप्ट मजबूत होगा, उतना ज्यादा अच्छा आप एग्जाम में करोगे। अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू रेस्ट टाइम का मतलब कि अगर कोई कंसेप्ट अभी समझने में 10 मिनट से 10 मिनट का कंसेप्ट आपको अभी समझने में आधा घंटा लग रहा है, तो वो आधा घंटा लगा दो। ट्रस्ट में आधा घंटा लगाओ, क्योंकि आज का लगाया हुआ वो आधा घंटा आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत टाइम बचा के देगा। आज जो आप आधा घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा उसके ऊपर लगाओगे, आगे आने वाले टाइम में वो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा, बिकॉज आगे आप उस पर लगातार कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एग्जाम में उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आज अगर अच्छे से कोई चीज समझ नहीं आई, आगे भी उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत बुरा होगा। आज से ही अच्छे से करना चालू कर दो। डाउट्स बिल्कुल भी मत छोड़ो, कहीं पर भी जरा सा भी कोई भी डाउट मत रहने दो। डाउट साथ के साथ अपने टीचर से क्लियर करते हुए चलो। टाइम को अच्छे से मैनेज करो, अपने आप को सोशल मीडिया से, खासकर यूट्यूब के शॉर्ट्स और रील्स से, इससे दूर कर दो, बिकॉज ये बहुत एक मीठी एडिक्शन है। आपको लगा के रखता है, आप फोन उठा के ऐसे करके लगे रहते हो, बैठे रहते हैं, यू करते रहते हैं, लेकिन होता नहीं है कुछ उससे। ठीक है, तो ये छोड़ दो। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कुछ मत करो, दिन का आधा से 1 घंटा लगा दो इसके लिए, लेकिन ये नहीं कि जब भी ब्रेक हुआ सीधे जाके फोन उठा लिया, वो मत करो। ब्रेक हुआ अपने जाओ, मम्मी से बात करो, इधर उधर घूमो, वॉक पे जाओ, माइंड फ्रेश करो, मेडिटेट करो। बस फोन के लिए 1 घंटा डेडिकेटेड रख दो और वहीं पर रहो। दोस्तों से दूर रहो, रिलेशनशिप में जाना है जाओ भाई, तुम्हारी जिंदगी, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहो। उसको बोल दो कि भाई इतना मेरा बहुत ज्यादा जरूरी एग्जाम है, अब यहाँ से मुझे तुमसे सपोर्ट चाहिए, मुझे तुमसे कलेश नहीं चाहिए, मुझे तुमसे ये नहीं चाहिए कि मैं इससे परेशान हूं तो मैं तुमसे भी परेशान हूं, मैं इससे परेशान होकर तुम्हारे पास आऊं और वहां से मुझे शांति मिले, ये चाहिए मुझे, ये उन्हें क्लियरली बता दो। परफेक्शन का एम मत करो। कोई से भी 2 दिन बिल्कुल सेम नहीं होते। किसी दिन आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, किसी दिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल ही 0 आवर आएंगे। तो परफेक्शन का एम तो बिल्कुल ही मत करो। कभी कम कभी ज्यादा ये तो चलता ही रहेगा। मोटिवेटेड रहो, लगातार ब्रेक्स लेते रहो, ताकि आप एनर्जाइज रहो, ताकि आप रिफ्रेश रहो, ताकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना आए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं। अगर आपको भी खुद पर इतना ही भरोसा है कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो जाओ वीडियो के नीचे कमेंट करो कि हाँ भैया, आई एम वर्क टू बी डॉक्टर, और आगे अपना नाम लिखो। Just imagine yourself being named as doctor and your name. Just imagine कि आपके पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे आपके ये नाम सुनकर। Just imagine कि आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर, आपके दोस्त कितने प्राउड होंगे जब वो आपको डॉक्टर बनता हुआ देखेंगे। Keep on manifesting that, keep on imagining that. उस पर भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो और उसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप डॉक्टर बन सकते हो। खुद पर भी उतना ही भरोसा जगाओ और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। कीप वर्किंग हार्ड। किसी भी तरीके से अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो वो मुझे बताओ। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिस पर मैं आपकी मदद करूं, जिसके लिए मैं वीडियो बना के डालूं, तो वो भी मुझे बताओ। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे दैट आई कैन। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर और भी अपडेट्स आती रहती हैं। और किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, जस्ट डू रीच आउट टू मी विदाउट एनी सेकंड थॉट। अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।